आज की क्लास में हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। ये जो आपका स्वदेशी आंदोलन होता है, यहाँ से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर जाता है। एक नए लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। ये जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला आंदोलन है जो बहुत लोकप्रिय प्रकार का था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लोकप्रिय चरण में प्रवेश कर जाता है। आपने अध्ययन किया होगा गांधीवादी आंदोलन के बारे में। गांधीवादी आंदोलन जैसे आप असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जन आंदोलन थे। स्वदेशी आंदोलन गांधीवादी जन आंदोलन की दिशा में पहला कदम था। यानी एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन गांधीवादी जन आंदोलन की पृष्ठभूमि को बनाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब इस टॉपिक में हम आपसे क्या बात करेंगे, इसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में। बैकग्राउंड क्या है इस आंदोलन की, परिस्थितियां क्या हैं उस समय की, इसको पहले हम लोग जानेंगे। और इसी बैकग्राउंड में, इन्हीं परिस्थितियों में इसके कारणों की बात हम करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या है, क्या पाना चाहता है ये, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कैसे होता है, कब होता है, और जैसे अभी हमने बताया कि लोकप्रिय प्रकार का आंदोलन था। स्वाभाविक है ये भारत के अनेक क्षेत्रों में रहा होगा और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें भागीदारी की होगी। तो इसका आरंभ कैसे होता है, इसका विस्तार कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, किन लोगों ने इसमें भागीदारी किया है, किन किन वर्गों ने इसमें भागीदारी किया है, इसकी बात हम लोग करेंगे। सामाजिक आधार बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके बाद हम लोग ये जो हमारा लोकप्रिय आंदोलन है, इसका अंत होता है, पतन होता है, क्या कारण है, किन परिस्थितियों में इसका अंत होता है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या है, ये हम लोग बात करेंगे। महत्व की जो चर्चा है और सामाजिक आधार की जो चर्चा है, आप में से जो लोग आईएएस मेंस के बारे में तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस मेंस के बारे में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरा का पूरा टॉपिक, यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट्स हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई वनडे एग्ज़ाम, आईएएस प्री देते हैं, पीसीएस प्री देते हैं, नेट जेआरएफ देते हैं, टीजीटी पीजीटी देते हैं, एसएससी वगैरह भी अगर आप देते हैं, तो यहाँ से जो ज़रूरी बिंदु हैं, ज़रूरी तथ्य हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको नोट करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड की। और ये बात हम शुरू करेंगे 1905 के बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन से ये बात हम लोग शुरू करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन क्यों होता है? कर्जन तो ये कहता है, उस समय का वायसराय, कि बंगाल विभाजन इसलिए ज़रूरी है कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है। पूर्वी बंगाल का अपेक्षाकृत विकास कम हुआ है। उसके विकास के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हम इसका विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई क्या है, थोड़ा सा उसको समझना है आपको। जैसे उस समय बंगाल उभरती हुई राष्ट्रीयता का केंद्र था और बंगाल में जो कलकत्ता थी वो अंग्रेज़ों की राजधानी थी। बहुत समस्याएं आ रही थी,
अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे, ये बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता को तोड़ना चाहते थे और इसके लिए आवश्यक था डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करना। तो जैसे ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आता है, जिसकी डेट है 3 दिसंबर 1903, ये प्रस्ताव आता है। विभाजन होता है 1905 में। बंगाल चूँकि राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ है, तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। इस निर्णय का विरोध शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो विरोध हो रहा है उसके तरीके क्या हैं, और इन्हीं तरीक़ों को समझना है जो बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा है। और जब ये तरीके प्रभावी नहीं होते हैं तो नए तरीके आएंगे और उन तरीक़ों में एक स्वदेशी होगा। तो थोड़ा सा यहाँ समझने की आवश्यकता है। ये जो विरोध होता है ये संवैधानिक तरीके से होता है, संवैधानिक तरीके से होता है। यानी संवैधानिक तरीके का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे राष्ट्रवादी नेतागण हैं कांग्रेस में, वो आवेदन पत्र दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से ये इसका विरोध कर रहे हैं। और इन्हें ही हम मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं, उदारवादियों के नाम से जानते हैं उदारवादी नेतागण। 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना होती है, 1885 से लेकर के 1905 तक जो ये हमारा कांग्रेस का संगठन है, उस पर इन्हीं मॉडरेट्स का प्रभाव था। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत सारे जो नेतागण हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। एक अलग सा अपना विषय बनता है उदारवादियों पर, हम लोग विस्तार से काम करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम करेंगे। अब जब ये जो विरोध है ये प्रभावी नहीं होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज़ क्या करते हैं, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं और ये घोषणा 20 जुलाई को जारी भी कर देते हैं। ये आंदोलन जो हो रहा है राष्ट्रवादियों का, उदारवादियों का, इसका कोई प्रभाव नहीं है अंग्रेज़ों पर, और उन्होंने तो 16 अक्टूबर को उसको प्रभावी भी कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन है वह प्रभावी हो जाता है। अब इस प्रकार से देखिए कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय है, इस निर्णय का विरोध होता है उदारवादियों के द्वारा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। स्वाभाविक है, ये जो संवैधानिक तरीके हैं, इसकी जो असफलता है, ये असफलता ही स्वदेशी आंदोलन का कारण है। यहाँ पर आप देखिए, असफलता है तो नए तरीके आएंगे, नए राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, और इन्हीं नए तरीक़ों में ही बहिष्कार का एक तरीका है और स्वदेशी का तरीका है। अब ये ऐसा चरण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे नवयुवक नेतागण आते हैं और ये अपनी सोच में जो उदारवादी हैं उनसे अलग है। इनका ये मानना है कि इस प्रकार के संवैधानिक रास्तों से, इस प्रकार जो आप प्रार्थना पत्र देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें याचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नए तरीके ईजाद करने होंगे, कुछ नए कार्यक्रम हमें लाने होंगे। इन्होंने कहा कि आप सम्मेलन कर लेते हैं, ये तमाशा क्यों कर रहे हैं आप मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं होने वाला है। आंदोलन से जनता को जोड़िए। यानी ये जो लोग आ रहे हैं बाद में राष्ट्रवादी, ये जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, धरने जुलूस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बहिष्कार का अर्थ ये है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना। स्वाभाविक है, जो स्वदेशी वस्तुएं होंगी उनका स्वीकरण होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नए राष्ट्रवादी आ रहे हैं, इन्हें ही हम उग्रवादी राष्ट्रवादी कहते हैं, उग्रवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। आपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, वो इन्हीं से संबंध रखते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब इसी से, बिपिन चंद्र पाल,
इनको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और ये आपके हैं मॉडरेट्स। तो ये जो हमारा नया तरीका आता है, अब यहाँ पर आप देखिए स्वदेशी आंदोलन कैसे, आप इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। कारणों की जहाँ तक बात है, आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का ही विस्तार था, या बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो है आरंभ में जो उदारवादियों की असफलता है उसी का परिणाम है स्वदेशी आंदोलन। उसके विस्तार को दर्शाता है, उसके आगे के चरण को दर्शाता है। तो इस तरह से हमें कार्लो में ऐसा समझना है। उद्देश्य स्वाभाविक है, ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये आंदोलन इसलिए हो रहे हैं कि जो बंगाल विभाजन का निर्णय है उसको रद्द करवाना है, अपनी बातों को मनवाना है, ऐसा उद्देश्य होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके आरंभ और विस्तार की। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ होता है और कैसे इसका विस्तार होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। अब जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई को, तो यहाँ पर एक तिथि है, इसको आप नोट कर सकते हैं, 7 अगस्त को कलकत्ता में टाउन हॉल में एक सभा होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको लिख सकते हैं। और पहली बार यहीं पर स्वदेशी की बात होती है, यहीं पर स्वदेशी की बात होती है। और वैसे तो ये जो स्वदेशी है, इसका जो सुझाव है ये पहले ही आ जाता है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा आपसे पूछा जाता है स्वदेशी का सुझाव किसने दिया है, तो आप बताएंगे कृष्ण कुमार मित्र ने। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला और उस समाचार पत्र को भी आप लिख लीजिए, उसका नाम था संजीवनी, और इसमें इन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत होती है वो 7 अगस्त को होती है। इसी समय, इसी अवसर पर टाउन हॉल में ही एक अलग से फेडरेशन हॉल की स्थापना होती है। फेडरेशन हॉल की नींव पड़ती है और इससे आपके आनंद मोहन बोस जुड़े हुए हैं। टाउन हॉल में जो बैठक हो रही है उसमें उस समय के जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता हैं, आपने नाम सुना होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने पूरे देश से ये आह्वान किया कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग ना करें और स्वदेशी का प्रयोग करें। तो पहली बार इस प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आप नाम लिख सकते हैं। अब ये जो आह्वान होता है इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है और पूरे देश में ये स्वदेशी का आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो जाता है। पूरे देश में इसका विस्तार होता है। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ। प्रश्न आता है विस्तार के संदर्भ में कि पंजाब में स्वदेशी की भावना को किसने लोकप्रिय बनाया, तमिलनाडु में किसने बनाया, आंध्रा में किसने बनाया, महाराष्ट्र में किसने बनाया, दिल्ली में किसने बनाया। ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो कुछ आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे विस्तार के संदर्भ में, जैसे पंजाब का आपका प्रांत है, अब 2 नाम आपको नोट करने हैं। एक तो आपको नोट करना है लाला लाजपत राय का, और दूसरा नाम आपको नोट करना है अजीत सिंह का। 2 नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने पंजाब में स्वदेशी की भावना को लोकप्रिय बनाया। पंजाब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो फैक्ट है चीनी आंदोलन से। आप लिख सकते हैं इसको, स्वदेशी आंदोलन से ही संबंध था। शुगर मूवमेंट इसको कहते हैं, चीनी आंदोलन इसको कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं।
दो शहरों के नाम आपको नोट करना है, एक तो रावलपिंडी का जो अभी पाकिस्तान में है और एक मुल्तान का। रावलपिंडी के दुकानदारों ने कहा कि ये जो विदेशी चीनी है इसको हम अपनी दुकान से नहीं बेचेंगे, यानी विदेशी चीनी के बहिष्कार की बात रावलपिंडी में हो रही है। और मुल्तान भी आपको यही पंजाब से, पाकिस्तान के पंजाब से उसका रिलेशन है, उसके बारे में भी आप बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा जान लीजिए। मुल्तान के पुजारियों ने कहा, मंदिर के पुजारियों ने, कि हम ऐसा प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे जो विदेशी चीनी से बना हुआ है। तो ये चीनी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिए। पंजाब से जुड़ा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बाल गंगाधर तिलक का नाम आप जानते ही हैं। पूना में ख़ास तौर से बड़ा प्रभाव था, और जब ये स्वदेशी की बात हुई तो इन्होंने बड़ी पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा भी था कि ख़ास तौर से उन्होंने आह्वान किया था कि जो मैनचेस्टर के कपड़े हैं इनको जलाना है, इनको बहिष्कार करना है। जलाने की बात उन्होंने नहीं की, बहिष्कार करने की बात की। और उन्होंने कहा कि जो लिवरपूल का जो नमक है इसका भी आप बहिष्कार करें। तो बड़ी पैमाने पर आगे राष्ट्रवादियों ने, उग्रवादी जो हैं, उन्होंने इसको जलाना शुरू किया और बहुत बड़ी होली जलाई गई पूना में। बाल गंगाधर तिलक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप दिल्ली का देख सकते हैं। दिल्ली में एक नाम नोट कर लीजिए, सैयद हैदर रज़ा का नाम नोट करिए। दिल्ली में स्वदेशी की भावना को लोकप्रिय बनाते हैं सैयद हैदर रज़ा। आंध्रा के क्षेत्र में आप देखिए, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है हरि सर्वोत्तम राय। नोट कर लीजिए, हरि सर्वोत्तम राव का। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसमें नाम है चिदम्बरम पिल्लई का। तो ये नाम बहुत आप ज़रूरी है, इनको देख लें। बंगाल में तो बहुत सारे राष्ट्रवादी थे ही। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। महाराष्ट्र में कौन? बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली क्षेत्र में कौन? सैयद हैदर रज़ा। आंध्र क्षेत्र में कौन? हरि सर्वोत्तम राव। और तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई। ये नाम आप इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा समझना है कि कांग्रेस संगठन की भूमिका क्या है, वहाँ कैसे प्रस्ताव पारित होते हैं स्वदेशी को लेकर के। तो यहाँ पर दो आपको सम्मेलन तैयार करने होंगे। 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको। इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण गोखले। और इस बनारस अधिवेशन में दो प्रस्ताव, बहिष्कार का प्रस्ताव और स्वदेशी का प्रस्ताव पारित होता है। स्वाभाविक है, जब कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था, उसमें ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव आपने देखा किस तरह से प्रभाव पड़ा है। बड़ी पैमाने पर विभिन्न वर्गों ने भागीदारी किया है, उसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। 1906 में 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, आज का जो कोलकाता है आपका, और इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन की थोड़ी सी बात आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। पहला बहिष्कार का, दूसरा स्वदेशी का, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा स्वराज। ये चारों नाम आप नोट कर सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पहला बहिष्कार का, दूसरा स्वदेशी और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा का है और चौथा स्वराज का है। स्वराज यानी सेल्फ रूल, बहुत महत्वपूर्ण है।
ये स्वराज जो है ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शब्द का उल्लेख हो रहा है। बहुत पूछा जाता है आपसे वनडे एग्जाम्स में, ख़ास तौर से प्रीलिम लेवल पर, स्वराज शब्द का, सेल्फ रूल। अब ये जो स्वराज है, यानी कांग्रेस ने स्वराज की मांग पहली बार कब रखी, स्वराज का शब्द पहली बार कब आया, कौन अध्यक्ष था? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। अब ये जो स्वराज है ये बाल गंगाधर का स्वराज नहीं है, वो पूर्ण स्वतंत्रता हो जाता है, पूर्ण आज़ादी की बात हो जाती है। और वैसे आपने पढ़ा होगा या आगे हम आपको बताएंगे, कांग्रेस के अधिवेशनों में 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग होती है। लेकिन स्वराज शब्द पहली बार यहाँ आया तो कांग्रेस ने जो ये अपने अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित किए हैं, इससे स्वदेशी आंदोलन को ताकत मिलती है और पूरे भारत में ये फैल जाता है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसके सामाजिक आधार की, किन किन वर्गों ने भागीदारी किया है। हमने पहले ही चर्चा किया है, मेंस के लिए और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, लोकप्रिय आंदोलन है सामाजिक आधार में। अब लोकप्रिय आंदोलन है तो समाज के विभिन्न वर्गों ने भागीदारी अवश्य की होगी। लोकप्रिय कैसे होगा? जब तक जनता भागीदारी नहीं करेगी तो आंदोलन लोकप्रिय कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमको ये देखना है किन किन सामाजिक वर्गों ने भागीदारी किया है। तो समाज का जो लोअर मिडिल क्लास है वो इस आंदोलन से जुड़ता है पहली बार, यानी जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है पहली बार निम्न मध्य वर्ग उससे जुड़ता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं निम्न मध्य वर्ग की भूमिका। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है विद्यार्थियों की भूमिका। विद्यार्थी पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो आपका स्वदेशी आंदोलन है उसमें स्कूल की भूमिका है, टीचर्स की भूमिका है, बड़ी पैमाने पर आपकी विद्यार्थियों की भूमिका है। पहली बार विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं। आपसे पूछा जाता है वह कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन है जिससे विद्यार्थी वर्ग पहली बार जुड़ते हैं, तो उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। अब ये जो विद्यार्थी हैं ये स्वदेशी भावना को दूर तक ले जाते हैं, गांव-गांव तक ले जाते हैं, शहर-शहर तक ले जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वदेशी की भावना है उसके अग्रदूत हैं विद्यार्थी। इसके बाद तीसरा जो वर्ग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, महिलाओं की भूमिका। महिलाओं की भूमिका, पहला आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन जिसमें पहली बार महिलाओं की भागीदारी हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो महिलाओं की भूमिका है ना, वो जैसे हमने पहले बताया उग्रवादी राजनीति में धरने, जुलूस, प्रदर्शन, उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्थापित होती है महिलाओं की। आगे आप लिख सकते हैं व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग की भूमिका है, व्यापारी वर्ग शामिल होता है, इनकी पूरी सहानुभूति है इस आंदोलन से। राष्ट्रवाद लगातार बढ़ रहा है, राष्ट्रीयता के विचार लगातार बढ़ रहे हैं, सभी में, सभी वर्गों में कम या ज़्यादा विकास हो रहा है राष्ट्रीय भावनाओं का। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का स्वीकरण स्वाभाविक है, व्यापारी वर्ग को इससे लाभ होगा। तो एक तो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है, व्यापारियों में भी आई, और दूसरा इनको लाभ भी है, तो ये बड़े पैमाने पर भागीदारी करते हैं। आगे आप देखिए किसानों की भूमिका, मजदूरों की भूमिका, और दोनों वर्गों में जो भूमिका है वो बहुत सीमित है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर किसानों ने भागीदारी नहीं किया। यद्यपि ये जिस प्रकार का वातावरण बन रहा था स्वदेशी आंदोलन की भावना को लेकर के, राष्ट्रीयता का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था, तो बहुत सारे इलाकों में, बिहार के इलाकों में, आसाम के इलाकों में, बिहार में चंपारण का जो इलाका है वहाँ जो किसान हैं उनमें अशांति दिखाई पड़ रही है। थोड़ी बहुत सुगबुगाहट वहाँ भी है,
लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी नहीं की। मज़दूरों ने भी सीमित भागीदारी की। आप ऐसा देख सकते हैं कि मज़दूरों की भागीदारी के संदर्भ में कि जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ़्तार किया जाता है तो मुंबई में, बॉम्बे में मज़दूर हड़ताल कर देते हैं। और ये जो हड़ताल है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली संगठित मज़दूर हड़ताल कब हुई, तो उसका उत्तर होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक की गिरफ़्तारी पर मुंबई में। बंगाल में भी, कोलकाता में भी बंदरगाह में मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया। लेकिन ये जो भागीदारी है ये बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ज़मींदार वर्ग है, जमींदार वर्ग है, इसमें कुछ जमींदारी भागीदारी कर रहे हैं, सारे भागीदारी नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि क्या मुसलमानों ने भागीदारी किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भागीदारी नहीं किया था, कुछ मुसलमानों ने ही भागीदारी किया था। मुसलमानों का जो उच्च वर्ग है, मध्य वर्ग है, वो विभाजन का विरोध नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अलग बंगाल बनना, पूर्वी बंगाल अलग राज्य बनना, ये मुसलमानों के हित में है, ऐसा उनके मन में था। और ढाका के नवाब के नेतृत्व में वो बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन है उसमें शामिल नहीं होते, बल्कि उसका समर्थन करते हैं, बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम नेतागण हैं राष्ट्रवादी जो बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। अभी अभी हमने दिल्ली में बताया था सैयद हैदर रज़ा के बारे में, अब्दुल रसूल के बारे में। एक व्यापारी थे अब्दुल हलीम गजनवी, उन्होंने इसका समर्थन किया। तो इस तरह से कई हमारे मुस्लिम राष्ट्रवादी थे जिन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो ये सामाजिक आधार है कि किन किन वर्गों ने इसमें भूमिका निभाई है, इसको समझना है और आपको तैयार करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि इतना लोकप्रिय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन है जो जनता के मध्य लोकप्रिय हो रहा है, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। तो इसका अंत कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझना है। अब जैसे 1905 में बंगाल विभाजन लागू होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और 1908 तक आते आते ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। यानी स्वदेशी आंदोलन का जो समय है वो 1905 से लेकर के 1908 तक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक घटना है 1907 की और वो है सूरत की घटना, उसको सूरत फूट कहते हैं। इसको क्या है थोड़ा सा समझना है। 1907 में सूरत में एक बैठक होती है गुजरात में, कांग्रेस की बैठक है, वार्षिक सम्मेलन है। और यहाँ पर जो हमारे मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उदारवादी हैं, उग्रवादी नेतागण हैं, इनके मध्य दो बिंदुओं को लेकर के मतभेद पैदा हो जाता है। मुख्य रूप से दो बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि धीरे धीरे जो उग्रवादी राष्ट्रवादी प्रभावी हो रहे हैं पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में, वो चाहते हैं कि हमारे गुट से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। और इस संदर्भ में वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। रास बिहारी घोष साहब अध्यक्ष बनते हैं। रास बिहारी घोष नाम आप लिख सकते हैं। पूछा जाता है यहाँ पर, नए बच्चे ध्यान में रखेंगे, रास बिहारी एक बोस आपको इतिहास में मिलेंगे, तो ये घोष हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो पहले पॉइंट में जब लाला लाजपत राय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो मतभेद थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा बात ये भी है कि जो उग्रवादी नेतागण हैं वो चाहते हैं कि जो स्वदेशी का प्रस्ताव है, बहिष्कार का प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के लिए हो, पूरे भारत पर ये लागू हो, बड़े पैमाने पर लागू हो। लेकिन जो उदारवादी हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो कहते हैं बंगाल विभाजन एक स्थानीय घटना है, एक राज्य की घटना है, तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का जो आंदोलन है वो बंगाल तक सीमित रहना चाहिए।
तो दो बिंदुओं को लेकर के दोनों वर्गों में मतभेद हो जाता है और दोनों वर्गों के मध्य ये मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्रहार भी किया, जूते चप्पल वगैरह भी फेंके, ऐसा उल्लेख मिलता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ये सूरत जो फूट है इसी को हम कांग्रेस की फूट कहते हैं। अब ये कांग्रेस जो फूट हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, अंग्रेज़ों को और क्या चाहिए, डिवाइड एंड रूल। उनको मौका मिल जाता है और वो जो उग्रवादी गुट है उसका दमन करना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में जो उनकी भूमिका तेज़ी से बढ़ रही है वो दमनात्मक कार्रवाइयाँ उनके प्रति करते हैं। बहुत सारे हमारे उग्रवादी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, देश से बाहर उनको देश निष्कासन कर दिया जाता है। बहुत सारे समाचार पत्र जो स्वदेशी की भावना को बढ़ा रहे थे, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ा रहे थे, उनको प्रतिबंधित किया जाता है। उनके जो संपादक हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो यहाँ से भी कुछ जुड़े हुए बहुत ज़रूरी फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानना होगा, उनको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि किन किन नेताओं को देश से निकाला गया, तो दो नाम आप लिख सकते हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इनको देश से बाहर कर दिया गया और बंगाल के 9 नेताओं को भी देश से बाहर किया गया। ये ज़रूरी एक तथ्य है। दूसरा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की जेल हो गई, 6 वर्ष का कारावास हो गया और इनको मांडले जेल में रखा गया। ये भी पूछा जाता है किस जेल में रखा गया, मांडले जेल में। कितने वर्ष की सज़ा हुई, 6 वर्ष की सज़ा। और इसी गिरफ्तारी के संदर्भ में ही जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया जाता है तो बम्बई के मज़दूरों ने हड़ताल किया था, जिसको हमने कहा था कि भारत की पहली मज़दूरों की संगठित हड़ताल मुंबई में हुआ, तो वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए, एक हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं अरविंद घोष साहब। ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ये पांडिचेरी में बस जाते हैं और राजनीति को छोड़कर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन की ओर अपना झुकाव कर लिया। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक हो जाता है स्वदेशी आंदोलन के लिए। इसके अलावा भी कुछ समाचार पत्र जिन पर कार्रवाइयाँ हुई उनको थोड़ा सा देख लीजिए। एक समाचार पत्र था संध्या, नाम नोट कर लीजिए, संध्या। इसके संपादक हैं ब्रह्म बंधव उपाध्याय। इन पर मुकदमा होता है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही एक और समाचार पत्र है काल, इसके संपादक हैं परांजपे। इन पर भी मुकदमा होता है और 9 माह की जेल होती है, 9 महीने की जेल हो जाती है। तो आप इस तरह से देखिए कि जो अंग्रेज हैं वो दमनात्मक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर वो जो नेतागण हैं, राष्ट्रवादी नेतागण हैं, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन पर दमनात्मक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन लंबे समय तक इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के सामने नहीं टिक सकता और 1908 तक आते आते यह जो आंदोलन है अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये जो 1905 से 1908 का जो समय है, इसमें आप देखिए जिस प्रकार के राष्ट्रवादी नेतागण हैं, इसीलिए उनको समझना है, उनकी राजनीति को समझना है और इसीलिए इस काल को कहते हैं, 1905 से 1908 को काल को कहते हैं जुनूनी राष्ट्रवादियों का काल। क्या कहते हैं? जुनूनी राष्ट्रवादियों का काल, द एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट्स। तो ये जो राष्ट्रवादी है बहुत जुनूनी, बहुत इनमें पैशन था राष्ट्र को लेकर के, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, इस प्रकार की भावना इनमें थी।
अब हम लोग इसके बाद समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या था। तो महत्व के संदर्भ में पहला जो पॉइंट आप बताएंगे, स्वदेशी की जो भावना है उसने राष्ट्रवाद का जो वैचारिक आधार है उसको मजबूत बनाया। राष्ट्रवाद लगातार बढ़ रहा है, उसको एक वैचारिक आधार मिल जाता है। स्वदेशी की भावना इतना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी कहते हैं कि ये स्वराज की आत्मा है, स्वराज की आत्मा। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि जो जन संगठन है और जन भागीदारी है, जन संगठन है, जन भागीदारी है, उसके लिए नए प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम आते हैं। नए राजनीतिक कार्यक्रम, बहिष्कार की बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, लोगों को अपील कर रहा है, संगठन बन रहे हैं, जन सहभागिता स्थापित हो रही है। तो इस दृष्टि से इस आंदोलन का एक विशेष महत्व है। तीसरी बात आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन है लोगों में राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करता है, राष्ट्रीय भावना की स्थापना करता है, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भरता है। अब सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है। स्वदेशी के माध्यम से जो उत्पादन है वो अपने देश में करना है। आत्मसम्मान, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना का संचार होता है, आत्मसम्मान की भावना आती है। और जब तक आत्मसम्मान की भावना नहीं होती, राष्ट्रीय गौरव की भावना नहीं होगी, लंबे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाया जा सकता है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उससे पहली बार सामाजिक लक्ष्य जुड़ते हैं, पहली बार आर्थिक लक्ष्य आते हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। आपने देखा स्वदेशी की बात हो रही है, विदेशी की बात हो रही है, विदेशी बहिष्कार की बात हो रही है, स्वदेशी अपनाने की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात हो रही है। तो इससे जो है नए प्रकार के सामाजिक लक्ष्य, नए प्रकार के आर्थिक लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक नया लक्ष्य मिलता है और वह लक्ष्य है स्वराज का। यानी आगे का जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए नया लक्ष्य प्रदान करता है ये स्वदेशी आंदोलन। इसी आंदोलन का जो अगला महत्व है उसमें आप ऐसा बता सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है स्वदेशी का? स्वदेशी की भावना पूरे भारत में फैल रही है, तो स्वाभाविक है कि जो विदेशी संस्थाएं हैं उनके बारे में भी नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा प्रयास किया गया कि राष्ट्रीय संस्थाएं हों, स्वदेशी संस्थाएं हों। और इस संदर्भ में कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा निकेतन की स्थापना की, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा ये है सतीश चंद्र मुखर्जी ने, आप इसको लिख सकते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन एक समाचार पत्र था डॉन, उसके संपादक सतीश चंद्र मुखर्जी ने नोट कर लीजिए, सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना की घोषणा की या राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद एक नाम और है
उनको भी आप लिख सकते हैं गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशनल काउंसिल की इन्होंने स्थापना की। और एक नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरविंद घोष का हमने पहले भी उल्लेख किया था। इन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय, हिंदी में आप ऐसा कह सकते हैं, और इसके ये प्रिंसिपल बने। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आप ये बता सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आगे साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का विशेष महत्व है। अब जो बंगला भाषा का साहित्य है उस पर प्रभाव तो पड़ा ही है। उस काल का जो भी गद्य लेखन हुआ, जो भी पद्य लेखन हुआ, उसमें राष्ट्रीयता की भावना है, उसमें स्वदेशी की भावना है। तो ये प्रभाव तो आपको साहित्य में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रचनाकारों ने, बहुत सारे कवियों ने देशभक्तिपूर्ण गीत लिखे। उनमें से आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर का, बहुत महत्वपूर्ण कवि आप जानते हैं। और इसके अलावा भी 2-3 नाम आप लिख लीजिए, जैसे रजनीकांत सेन जो बहुत महत्वपूर्ण है, देशभक्तिपूर्ण गीत लिखते हैं, मुकुंद दास और सैयद अबू मोहम्मद। तो आप एक बार उनको नोट कर लें, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास और सैयद अबू मोहम्मद, इन्होंने देशभक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी। इसके बाद उद्योग के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी का स्वीकरण है, तो स्वाभाविक है जो देसी उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। बड़ी पैमाने पर कपड़ा उद्योग का विकास, हैंडलूम उद्योग का विकास, साबुन उद्योग का विकास, माचिस उद्योग का विकास। और एक बार हमने उल्लेख किया है चिदम्बरम पिल्लई का, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, स्वदेशी नेविगेशन कंपनी, और इस तरह से नेविगेशन के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंपनियां बनी। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वदेशी बुनाई कंपनी की स्थापना की। तो उद्योग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विकास होता है। उद्योग के क्षेत्र में एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको लिख सकते हैं, अब्दुल हलीम गजनवी। आप ये नाम लिख सकते हैं। और इनका जो उद्योग है वो लेदर इंडस्ट्री में है, चमड़ा उद्योग में है। इन्होंने चमड़ा उद्योग, जो विदेशी चमड़े से बनी वस्तुएं हैं उनके बहिष्कार की इन्होंने बात की, और ये कहा कि जो स्वदेशी चमड़ा है उसकी वस्तुओं का प्रयोग करना है। तो स्वदेशी आंदोलन का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है, और आप कला के क्षेत्र में भी दिखा सकते हैं। एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको नोट कर लीजिए। नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर का। किस क्षेत्र में है? कला के क्षेत्र में है। इन्होंने कला पर जो पाश्चात्य प्रभाव है, विदेशी प्रभाव है, उसको इन्होंने कला से हटाने का प्रयास किया और स्वदेशी कला के विकास पर इन्होंने बल दिया। कला में आप इनका एक कार्य बहुत उस समय पॉपुलर हुआ, बहुत लोकप्रिय हुआ, वो था भारत माता का चित्र। इन्होंने जो भारत माता का चित्र बनाया वो बहुत लोकप्रिय होता है। तो ये सब योगदान दिखा सकते हैं आप। साहित्य में एक बात का और उल्लेख कर सकते हैं आप, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वो बहुत लोकप्रिय होता है और एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आगे का चरण है उसका एक प्राण तत्व बन जाता है, एक प्रेरक तत्व बन जाता है वंदे मातरम। तो वह भी इसी समय लोकप्रिय होता है। इसके बाद आप ऐसा बता सकते हैं कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व के संदर्भ में पहले का जो उदारवादी चरण है, अब उसके आगे का चरण शुरू हो जाता है, यानी इसका स्वरूप बदल जाता है। पहले जो
उदारवादी चरण है, उदारवादी आंदोलन है, उदारवादी संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, अब वो नए चरण में प्रवेश कर जाता है और वो है उग्रवादी चरण। लास्ट में आप ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन सब महत्व को बताते हुए कि कैसे राष्ट्रवाद के वैचारिक आधार को सुदृढ़ करता है, कैसे जन संगठन बनाने में भूमिका है, जन सहभागिता बढ़ाने में भूमिका है, कैसे राष्ट्रीय गौरव, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की भावना लाने में इसकी भूमिका है, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन से सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को जोड़ता है ये आंदोलन, कैसे एक नया लक्ष्य बनता है, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, कला के क्षेत्र में क्या योगदान है और एक नया चरण। इसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो गांधीवादी जन आंदोलन, जैसा आप जानते हैं गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू किए। आप जो असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, भारत छोड़ो करते हैं, ये भारत में जन आंदोलन के प्रतीक हैं। तो ये जो जन आंदोलन बाद के चरण में हुए हैं उसकी पृष्ठभूमि बनाता है स्वदेशी आंदोलन। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन जन आंदोलन की दिशा में पहला कदम था। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से जो राष्ट्रीय आंदोलन की लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, यानी यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन के लोकप्रिय चरण की शुरुआत होती है।